हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट हर साल एक दो क्वेश्चंस पे बोर्ड एग्जाम्स में आते ही आते हैं। दैट इज कॉलरॉच लॉ। कॉलरॉच लॉ स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है, बट आज हम इसे बहुत ही ईजी वे से करने वाले हैं। सो जस्ट फोकस। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भी कॉलरॉच लॉ क्या बताता है, कॉलरॉच लॉ डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक इक्वेशन आई थी, डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन ने हमें क्या बताया था, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विद concentration. As you all know, molar conductivity is determined as lambda m. It is represented as lambda m, and concentration will be represented with c. हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, c से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है, ये डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन ने बताया था, बट डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन की एक लिमिटेशन थी। This equation is only applicable for strong electrolyte. ये सिर्फ किसके लिए applicable थी, strong electrolyte के लिए। अब strong electrolyte के लिए कैसे applicable थी, इससे हम एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे। देखो, डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन, व्हाट इज डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन? इन्होंने एक इक्वेशन दी, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस में a अंडर द रूट c, a अंडर द रूट c, इन विच ये जो लैम्डा m है, ये है हमारे पास क्या, मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा m नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। व्हाट इज a क्या है, एक कांस्टेंट जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। व्हाट इज c इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इस इक्वेशन के यूज करके एक ग्राफ प्लॉट किया गया, किस किस के बीच में। अभी हम इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। सो लुक एट दिस, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? एज वी नो, लैम्डा m इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस में a अंडर द रूट c। नाउ कंपेयर इट विद y equals to mx plus c, y equals to mx plus c। हमारे पास c इंटरसेप्ट की क्या वैल्यू आई, लैम्डा m नॉट। स्लोप कैसा आया हमारे पास, माइनस a। x एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा, अंडर द रूट c। y एक्सिस पे क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा m। अब इसका यूज करके हम एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। यहाँ x एक्सिस पे हमने क्या रखना है, अंडर द रूट c। ठीक है, और y एक्सिस पे हम क्या रखेंगे, लैम्डा m। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी। अब इस इक्वेशन का यूज करके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज निकाली गई। कैसे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज और मोलर कंडक्टिविटीज कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया। m, व्हाट इज m? स्लोप कैसा है इसका, -a। नेगेटिव स्लोप मींस ग्राफ कैसा जाएगा, डाउनवर्ड्स। ग्राफ कैसा जाएगा, डाउनवर्ड। देखो, ये डाउनवर्ड्स की तरफ ग्राफ गया। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप था, ये स्लोप क्या रखा गया, माइनस का a। ठीक है, और ये जो ग्राफ आया, ये सिर्फ किसके लिए आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए आया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास ग्राफ आया। और ये ग्राफ जहां y एक्सिस को टच कर रहा है, इसे क्या बोला गया, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट c, दिस will be equal to lambda m naught. It means डीबे हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन का यूज करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली गई बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, जब ये इक्वेशन को प्लॉट किया गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमारे पास इंटरसेप्ट आ गया। ठीक है, इंटरसेप्ट आ गया विच इज लैम्डा m नॉट। एंड लैम्डा m नॉट के बारे में एक और चीज स्टूडेंट्स, लैम्डा m नॉट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब
एक ऐसी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू जिसके बाद वो मोलर कंडक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। लिमिटिंग, लिमिटिंग मींस लिमिट हो गई उसकी, मैक्सिमम लिमिट। तो इस पॉइंट के बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई। ठीक है, फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो डी बेहकल-ऑनसेंगर इक्वेशन चल गई, बट जब यही इक्वेशन यूज करके कौन से इलेक्ट्रोलाइट लिए गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस लिया गया तब इस इक्वेशन का यूज करके जो ग्राफ प्लॉट किया गया, वो ग्राफ देखो कैसा आया। उस ग्राफ को प्लॉट करते टाइम ग्राफ कैसा आया, ये दिस ग्राफ इज ऑब्टेन्ड, जो मैंने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया है, ये किसका ग्राफ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। इसका ग्राफ है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ आया। अब इस ग्राफ में एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज करी, ठीक है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। ये तो हमने देखा ही है, ये तो हमने देखा है फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला होता है, लैम्डा m इक्वल्स टू कापा बाय में c। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होगा मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है, वही हम इस ग्राफ में देख रहे हैं। बट यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में एक प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई, जैसे ही कंसंट्रेशन की वैल्यू कम करी, कंसंट्रेशन की वैल्यू कम करते ही ये जो ग्राफ था, ये जो ग्राफ ऑब्टेन हुआ यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ये ग्राफ y एक्सिस के बिल्कुल क्या होने लगा, पैरेलल। y एक्सिस के बिल्कुल क्या होने लगा, पैरेलल। और कहीं भी ये ग्राफ y एक्सिस के टच नहीं हुआ, कहीं भी ये ग्राफ y एक्सिस के टच नहीं हुआ। और जब तक ये ग्राफ y एक्सिस के टच नहीं होगा, हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं आएगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं आएगी। और इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं आएगी, इट मींस किसकी वैल्यू नहीं आएगी, लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, intercept is not obtained even on extrapolation of graph। एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ ग्राफ का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस ग्राफ को और ज्यादा इंक्रीज कर दे, और ज्यादा वैल्यू ले ले, तो भी ये ग्राफ बिल्कुल क्या हो गया, इसके पैरेलल। अब पैरेलल हो गया, इट मींस क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू हमारे पास नहीं आई। सो यही एक रीजन था, यही पैरेलल, इस ग्राफ का पैरेलल होना एक रीजन था, जिसकी वजह से दिस इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। बट अब क्या किया जाए, मोलर कंडक्टिविटी तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी निकालनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हमने कहा किससे निकल गई, डी बेहकल-ऑनसेगर इक्वेशन से। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने के लिए एक नया लॉ डिफाइन किया गया, which is termed as Colrosh law। ठीक है, Colrosh law, just look at this, Colrosh law। ठीक है, Colrosh law is also known as law of independent migration of ions। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का मतलब क्या था। फॉर एग्जांपल हम कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, HCl। HCl एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। अगर हमको HCl की क्या लेनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो क्या HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डी बेहकल-ऑनसेगर इक्वेशन से यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, अगर HCl के लिए डी बेहकल-ऑनसेगर इक्वेशन हम लगाएंगे तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, पैरेलल। अगर पैरेलल आएगा तो हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं आएगी, C की, इसकी वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास C की, इंटरसेप्ट की। और इंटरसेप्ट क्या है, लैम्डा m नॉट। लैम्डा m नॉट नहीं आएगा तो हम लैम्डा m नॉट HCl का कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कॉलरोश लॉ ने कैसे कैलकुलेट किया, कॉलरोश लॉ ने कहा कि जो लिमिटिंग, कॉलरोश लॉ की डेफिनेशन क्या है,
the limiting molar conductivity of strong electrolyte is equal to the sum of ionic conductivities of positive and negative ions multiplied by the number of ions present in that electrolyte. ठीक है, देखो लैम्डा एम नॉट एच सी एल का अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, लैम्डा एम नॉट ऑफ किसका, एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ सी एल नेगेटिव. ठीक है, ये लैम्डा, दिस लैम्डा इज कैपिटल, दिस लैम्डा इज स्मॉल लैम्डा. ये लैम्डा एम नॉट ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयनिक कंडक्टिविटी. देखो जब अकेले आयंस की कंडक्टिविटी निकाली जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आयनिक कंडक्टिविटी. ठीक है, जब पूरे इलेक्ट्रोलाइट की निकाली जाएगी तो उसे हम क्या बोल देते हैं, मोलर कंडक्टिविटी. अकेले आयंस की निकाली गई तो आयनिक कंडक्टिविटी नाम दे दिया जाता है इसको. तो लैम्डा एम नॉट एच पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम नॉट सी एल नेगेटिव. सिमिलरली अगर हम एक और एग्जांपल लें, MgCl2. अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, लैम्डा एम नॉट क्या आएगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस में लैम्डा एम नॉट क्या आना चाहिए, Cl नेगेटिव. बट जब हम MgCl2 को क्या करते हैं, डिसोसिएट, जब MgCl2 डिसोसिएट होता है, ये एक आयन किसका देता है, Mg2 पॉजिटिव, और दो आयंस किसके देता है, Cl नेगेटिव. तो Cl नेगेटिव के दो आयंस बन रहे हैं. दो आयंस बनने की वजह से इसकी आयनिक कंडक्टिविटी को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से. इज इट क्लियर? ठीक है. सिमिलरली देखो एक और एग्जांपल अगर हम ले, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AlCl3. AlCl3 अगर हम ले तो क्या होगा, आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Al3 पॉजिटिव प्लस आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ Cl नेगेटिव. और कितने Cl प्रोड्यूस होंगे, Al3 पॉजिटिव और Cl कितने होंगे, 3Cl नेगेटिव. तो कितने Cl प्रोड्यूस होंगे, 3. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से. ठीक है, और ये जो वैल्यूज होंगी, ये वैल्यूज, दिस वैल्यूज, ये वैल्यूज तुमको गिवन होंगी. ठीक है, सो दिस इज द मेन पर्पस ऑफ कोलरोच लॉ. ठीक है, दोबारा से एक बार समराइज कर लीजिए. वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी डीबे-हक्कल-ओल्सेगर इक्वेशन से नहीं कैलकुलेट करी गई. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक नया लॉ डिफाइन किया गया. दैट लॉ इज टर्म्ड एज कोलरोच लॉ. कोलरोच लॉ ने क्या कहा कि अगर हमको किसी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उनके दोनों आयंस की आयनिक कंडक्टिविटी क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे. ठीक है, तो हमारे पास उसी इलेक्ट्रोलाइट की क्या आ जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. ठीक है, हाँ, अब ये हमारे पास है कोलरोच लॉ. ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज नाउ क्लियर टू यू. ठीक है, अभी भी अगर कोई डाउट है, just inform me in the comment section. ठीक है, I'll clear your doubts. I hope you understand this topic. Just share this video and subscribe my YouTube channel. Thank you.